बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, चूँकि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से साबिक आर्मी चीफ़ का जो मुकदमा है वो लगा लिया गया है। इस केस में जो नोटिस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये अहम मुकदमा जो है वो सुनेंगे। कुछ इस पर अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। ये मुकदमा क्या है, अचानक से ये जो मुकदमा है क्यों लगा दिया गया, कैसे ये मुकदमा जो है वो लग गया, और फिर आजकल वैसे ही इंतखाबात का केस, ख़ास तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हर तरफ इन्हीं का शोर है। इस पर कुछ तफसीलात शेयर करूँगा और इंतखाबात केस के हवाले से भी 2-3 बड़ी गैर ज़रूरी सी चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर भी अपना जो तबसरा है वो आपके सामने रखूँगा। फ़ैसला तो आप देख चुके होंगे, सारी डिटेल्स आप तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन उस समात के अंदर कुछ ऐसी 2 चीज़ें हुई हैं जो कि शायद कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुई, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, रात गए बड़ी गिरफ़्तारी हुई है, सबसे बड़ी इसको गिरफ़्तारी मैं कहूँगा, और इस गिरफ़्तारी के बाद बहुत सारे जो हल्के हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो भी परेशान है कि अचानक से ये जो गिरफ़्तारी है वो हुई है। ये गिरफ़्तारी किसकी है, क्यों गिरफ़्तारी की गई, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो ख़बर है वो आपको बताता चलूँ। साबिक आर्मी चीफ़ और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, जो कि अब फोत हो चुके हैं, उनकी जो सज़ा दी गई थी, उस सज़ा के हवाले से जो मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था और अभी तक उनकी जो दरख्वास्त थी वो लगी नहीं थी। बहरहाल ये दरख्वास्त अब समात के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच, यानी कि 4 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समात करेगा। आपको डिटेल्स इस हवाले से मज़ीद शेयर करता चलूँ ताकि आपको मामला क्लियर हो जाए कि साबिक आर्मी चीफ़ का मुकदमा था क्या। तो बुनियादी तौर पर जी, सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कायम करदा खसूसी अदालत ख़त्म करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील समात के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच 10 नवंबर बरोज़े जुम्मा को केस की समात करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिन अल्लाह जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो 3 जजी और 1 चीफ जस्टिस। खसूसी अदालत ख़त्म करने के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। गद्दारी केस में खसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ मरहूम को सज़ाए मौत जो है वो दी थी। खसूसी अदालत के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जनवरी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने खसूसी अदालत गैर आइनी करार दी थी, यानी कि उनको सज़ा हुई थी और फिर उसके बाद वो मामला फिर आगे ही नहीं बढ़ सका, वो ख़त्म जो है वो हो गई। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर गया, जहाँ पर ये मैटर फिर पेंडिंग रहा 2020 के बाद, और अब जाकर ये जो दरख्वास्त है वो समात के लिए मुकर्रर हुई है। तो ये काफ़ी सख्त फ़ैसला आया था साबिक आर्मी चीफ़ और सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, जो कि खैर अब फोत हो चुके हैं। बहरहाल ये मुकदमा है जो कि लगा लिया गया है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस केस में क्या जो रिमार्क्स हैं उनकी जानिब से वो सामने आते हैं और क्या जो बड़ा फ़ैसला उनकी जानिब से सामने आता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इंतखाबात केस कल हुआ है, ठीक है, तारीख तो जो है वो दे दी गई है, लेकिन इसमें 2 बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ें हुई हैं उस समात के दौरान। इस हवाले से ये 2 ट्वीट्स मैं आपके सामने रखूँगा। ये तहरीर की शक्ल में है। वसीम मलिक हैं, हमारे साथी कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया है और ये लिखते हैं जी कि माफ़ करना। अच्छा, बुनियादी तौर पर थोड़ा सा आपको इसका मैं हिंट देता चलूँ कि समात के दौरान ज़िक्र हुआ इमरान खान साहब ने जो असम्बलियों को तहलील किया। हालांकि ये जो केस की समात थी ये इंतखाबात से रिलेटेड केस की समात थी। इसमें हुक्मनामे में भी बाकायदा तौर पर लिखवाया गया और इमरान खान साहब ने वो जो असम्बलियाँ तहलील की थी, तो अब इसका कनेक्शन उसके साथ निकालना और फिर इस तरीके से लिखवाना, तो ये बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ थी जो उस तरीके से जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। मैं आपके सामने रखता हूँ, तो तहरीर आपके सामने रखता हूँ। लिखते हैं जी कि माफ़ करना,
मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। खबर यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा आज इंतखाबात केस के फैसले में गैर ज़रूरी तौर पर 9 अप्रैल 2022 के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का मामला ले आए। हुक्मनामा लिखवाया के अच्छा, क्या हुक्मनामा लिखवाया? गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी के ज़मरे में आता है। माजी करीब में एक वज़ीर-ए-आज़म को तहरीके अदम एतमाद से हटाया गया। आइन वाज़ेह है कि मेंबरान असम्बली की अक्सरियत तहरीके अदम एतमाद मंजूर कर सकती है। सदर ने तहरीके अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की, जो गैर आइनी अमल था। तहरीके अदम एतमाद के बाद वज़ीर-ए-आज़म असम्बली तहलील नहीं कर सकते, इन्हें ये इख्तियार नहीं था। सदर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत भी नहीं कर सकते थे। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तहलील करके आइनी बुरहान पैदा किया। इस सूरत हाल से सियासी बुरहान पैदा हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया। असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। अजीब बात है, सदर मुमलिकत ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो इनका नहीं था, और वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए था। माफ़ कीजिएगा। तो अब ये जो असम्बली तहलील वाला मैटर है, ये कोई 16-17 माह से भी पहले का मामला है, लेकिन आज इंतखाबात केस में उसका भी जो जिक्र है वो किया गया, और ये हुक्मनामे में चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की जानिब से अपने लिखवाया गया। अच्छा, अब इससे एक बात तो ये साबित होती है कि इवन के फैज़ाबाद धरना केस में भी जो 2014 का धरने का जिक्र हुआ, और इस केस में भी, तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के जहन में अभी भी इमरान खान साहब या सदर मुमलिकत जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं जी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे कबल 1 नवंबर 2017 के फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस ने 2014 के धरने पर ऑब्जर्वेशन दे दी और कहा कि एक साहिब बाहर से इंपोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं, क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके वापस पाकिस्तान आ सकता है? ये ताहिरुल कादरी की तरफ इशारा था। अच्छा, आगे लिखते हैं जी, इससे कबल 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अमल दरामद केस की समाअत थी। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा को घुमा फिराकर कादी फाइज ईसा केस को घुमा फिराकर इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड के मामले पर ले आए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बहरिया टाउन के वकील से बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड का सवाल पूछ लिया। ऑब्जर्वेशन दी कि बहरिया टाउन की सुप्रीम कोर्ट में की गई अदायगियों का पैसा कहाँ से आया? क्या अखबारात में जो लिखा गया वह दुरुस्त है कि बैरून मुल्क में कोई पैसा मुंजमद किया गया था, फिर वो पैसा पाकिस्तान में लाकर सुप्रीम कोर्ट अदायगियों में एडजस्ट किया गया? बैरून मुल्क में हुआ दस्तखत शुदा मुआहदा अदालत में पेश करे, वरना मैं नोटिस जारी कर दूंगा, और फिर नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो ये 3 मुख्तलिफ मुकदमात में 3 मरतबा चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से इस तरीके से किया गया। अच्छा, मजीद है जी कि चीफ जस्टिस के नाकदीन इस तर्ज अमल को बुग़्ज़ इमरान से तशबीह देते हैं। ये तो खैर एक हकीकत है कि इमरान खान और सदर मुमलिकत ने इन्हें चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा था, जिस पर चीफ जस्टिस को कटहरे में खड़ा भी होना पड़ा। अब ये सब वही गुस्सा है, या इस तर्ज अमल को लोग कोई भी नाम दे, मगर मेरी नज़र में एक मुकदमे की समाअत के दौरान दूसरे मुकदमे को ज़ेर बहस ले आना, इस पर नोटिस जारी करना या फैसला लिखवा देना सरीहन आइनी और कानूनी खिलाफ वर्जी है। तो ये बड़ी सख्त किस्म की जो तहरीर है वो इनकी जानिब से लिखी गई है। अच्छा, इसी मामले के ऊपर एक और भी बड़ी ज़बरदस्त सी छोटी सी तहरीर है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, जो कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब के हवाले से रिलेटेड है। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की अदालत में नज़रिया ज़रूरत फिर ज़िंदा हो गया। तो ये दूसरी बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है। अच्छा, इसमें लिखते हैं जी कि खबर तो आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंचायती किरदार निभाते हुए 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात की तारीख दिलवा दी है, मगर जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान में जिस नज़रिया ज़रूरत का दरवाज़ा 1954 के मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में खोला था, 69 साल बाद भी वो दरवाज़ा चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा बंद नहीं कर सके। आईनी पाकिस्तान की मंशा सिर्फ यही है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों, मगर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में 90 रोज़ की बजाय 180 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। इस आइन शिकनी पर चीफ जस्टिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि दौरान समाज जस्टिस सत्तर मिनला ने ऑब्जर्वेशन दी कि इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर सदर से मुशावरत से इनकार कर सकता है।
सदर के साथ मुशावरत से इनकार आइन की खिलाफ वर्जी है। आप चाहते हैं अदालत आइन की खिलाफ वर्जी को दरगुजर करे। अदालत एक दिन की ताखीर भी क्यों दरगुजर करे, चाहे करने वाला कोई भी हो। अदालत को नजरिया ज़रूरत की तरफ ना लेकर जाएं। आइन की खिलाफ वर्जी सदर करे या इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 6 लगता है। जस्टिस अतन मिनाला ने अपनी ऑब्जर्वेशन में इंतखाबात में ताखीर का जिम्मेदार ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि उन तमाम सियासी जमातों को ठहराया जिन्होंने मुश्तरका मफादाती कौंसल में नई मरदमशुमारी के हक में वोट देकर नई हल्का बंदियों का रास्ता खोला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने हुक्मनामे में लिखवाया कि हर आइनी ओहदा रखने वाला और हर आइनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर इंतखाबात का मामला इल्तवा का शिकार हुआ और सुप्रीम कोर्ट आया। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नतायज होते हैं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन दोनों पर जिम्मेदारी आयद होती है। 3 रुकनी बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशंस और हुक्मनामे में इंतखाबात में तारीख का जिम्मेदार सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन को ठहराया, मगर किसी से इससे संगीन आइनी खिलाफ वर्जी पर कोई जवाब तलबी नहीं की। अपने हुक्मनामे में हर जज इस बात का इकरार करता है कि आइन की हिफाजत करेगा, तो आइन शिकनी पर अगर किसी पर आर्टिकल 6 लगता है वो इस मुल्क की अवाम ने नहीं, आइन के मुहावसों ने लगाना है। इसके लिए सिर्फ दौरान समात ऑब्जर्वेशन नहीं, सख्त हुक्मनामा जारी किया जाता है। नजरिया ज़रूरत के तहत 90 रोज़ को 180 रोज़ में तब्दील कर दिया गया। मुस्तकबिल में आइन शिकनों को ऐसा रास्ता दिखा दिया गया कि जैसे मर्जी आइन शिकनी हो। हम पंचायत लगाकर खिलाफ वर्जी रफा दफा करेंगे और आगे का रास्ता दिखाएंगे। तो ये 2 बड़ी ज़बरदस्त तहरीरें थीं जो कि मैंने समझा कि आपके सामने जो है मैं रखूं, क्योंकि इस मामले के ऊपर जो एक अनयूजुअल सी जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अपने मेरे ख्याल से 2 रोज़ पहले मैंने वीलॉग किया था, उसमें भी मैंने कुछ जो चीज़ें थी वो हाईलाइट की थी, लेकिन अब ये मज़ीद प्रॉपर जो है वो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। एक अहम गिरफ्तारी के हवाले से आपको मैंने बताना था, बेसिकली असद कैसर साहब हैं, उनको भी कल रात गए गिरफ़्तार कर लिया गया है। असद कैसर साहब कुछ ही रोज़ कबल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द कहें अली मोहम्मद ख़ान के साथ मौलाना फजल रहमान के घर गए थे और उनसे बेसिकली ताज़ियत उन्होंने की थी, लेकिन ये इतलात सामने आई थी कि बेसिकली ये अब आपस में कुर्बतें बढ़ाने और मामलात को आपस में आगे चलाने के लिए ये जो मुलाकात है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और असद कैसर साहब खासे मुतहरिक भी थे और वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस्लामाबाद से रात गए उन्हें एक एंटी करप्शन के मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है। तो बहरहाल उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर सब हैरान भी हैं कि ये असद कैसर साहब जो हैं इनको किस तरीके से जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि ये तो मामलात सुलझाने की तरफ जा रहे थे। तो बहरहाल उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है और आज उन्हें अदालत में भी पेश किया जा चुका है और पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया है। उनके जुडिशल रिमांड की इस्तदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि जुडिशल रिमांड दे दिया जाए, जुडिशल कर दिया जाए, ताकि जो एंटी करप्शन वाले हैं उन्होंने जो कार्रवाई करनी है, इनको ले जाना है या पेशावर में ले जाकर, क्योंकि वहाँ का मुकदमा है, वहाँ की अदालत में पेश करना है, तो वो वहाँ पर जाकर कर सकें। तो अभी समाज जारी है, लेकिन इसमें यही होगा कि उन्हें जो इस्तदा है जुडिशल की वो कर दी जाएगी और फिर उसके बाद एंटी करप्शन वाले उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो ये नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।